हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप एकदम शानदार, बढ़िया और एकदम जिंदाबाद होगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चे, स्वागत करते हैं आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में। आप सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह और मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा दुलार। तो बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं। आपके क्लास 10th में ज्योग्राफी का चैप्टर है संसाधन एवं विकास। एक ही लेक्चर में आज पूरा निचोड़ निकालेंगे। चलो बच्चे, पढ़ते हैं ज्योग्राफी। बच्चे, जियो मतलब होगा ग्राफी, पृथ्वी, ग्राफी मतलब होता है अध्ययन करना। अब जियोग्राफी को जब ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तब हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है बच्चे। भारतीय कृषि अनुसंधान के परिषद, ये भैया कहते हैं क्या? कहते हैं कि मिट्टी यानी भारत में मिट्टी कितने प्रकार की होती है, यानी भारत में मिट्टी 8 प्रकार की होती है। पहली मिट्टी होती जलोढ़ मिट्टी। क्या इसको बच्चे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं? कुछ नहीं रखा है, एकदम इजी, एकदम सरल लिखा है, कुछ है ही नहीं एकदम। क्या कहते हैं बच्चे? इसको कांप या कछारी कहते हैं। दूसरी चीज, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ का मतलब आप इसमें सबसे ज्यादा खेती कर सकते हो, गेहूं, चावल, सब चीज का। और इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा जमा हुए अवसाद से होता। अवसाद का मतलब होता है कचरा। कचरा होता है, अवसाद का मतलब होता है कचरा। कचरे से होता है इनका निर्माण। जैसे नदियां हो गई, नदियां रेत, मिट्टी या डेड बॉडी को मिलाकर लेके आ जाती है। जैसे कि क्या, ये नदी बह रही है। हाँ, ये जैसे मान लो, चलो इधर का नदी बहा दे रहे हैं। जैसे बच्चे, ये नदी बह रही है, ठीक है। ये अपना धीरे धीरे डोलती डोलती, ये धीरे धीरे प्यार से नदी बह रही है। अब क्या होता है बच्चे, जो कॉर्नर वाला साइड ना, ये जो कॉर्नर का साइड दिख रहा है ना, ये देखो, ये जो साइड का दिख रहा है, क्या है? नदियां रेत, रेत की मिट्टी, रेत की मिट्टी या डेड बॉडी। भाई जैसे कि हमारे क्या पुराने जमाने, बाबा दादा, एकदम बहुत पुराने की बात कर रहे, दिल पे ना ले लेना। मान ली किसी की डेड बॉडी हमने गंगा जी में डाल दिया या नदी में डाल दिया। अब भैया क्या है, उनके जो अवसाद बचते हैं, कीड़ा उड़ा बचता, मान लिया मगरमच्छ खा लिया, थोड़ा सा हड्डी अगर बच गई या कुछ भी बच गया, बहते बहते क्या नदी के एकदम कॉर्नर में, साइड में आके जमा होने लगते हैं। और सिर्फ डेड बॉडी क्या, रेत भी मान के चलो, रेत की मिट्टी हो गई, डेड बॉडी वगैरह यहाँ पे आके जमा हो जाती। तो इनसे बनता है क्या? जलोढ़ मिट्टी। इस कॉर्नर में जो अवसाद हो जाता है, जमा हो जाता है, उससे बनता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। अब देखो, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पहली बांगर होती है, दूसरी खादर। अब देखो, बांगर क्या है भैया, खादर क्या है? तो ये जो मिट्टी है ना, ये जो नदी है, नदी की इस साइड वाला यहाँ तक एरिया जो है वो गीली मिट्टी होती है। ये गीली मिट्टी, तो नदी के ये साइड कॉर्नर वाला जो एरिया है, ये कैसी मिट्टी भैया? ये गीली मिट्टी है, ये गीली मिट्टी है। यानी कि ये क्या हो गया बच्चे? गीली मिट्टी, यानी कि ये खादर हो गया, ये खादर हो गया। ये वाला जो एरिया है नदी के कॉर्नर, जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ के थोड़ा सा और दूर तक क्या बच्चे? खादर हो गया, अधिक उपजाऊ होता है। इसमें गेहूं, चावल, अनाज या गन्ना बहुत अच्छे से उगता है, क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी गीली है। भैया पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी मिट्टी गीली है। अब इसके थोड़ा सा और आगे आप जाओ, इस मिट्टी के और आगे जाओगे ना, तो ये पड़ता है क्या? इस मिट्टी के यहाँ तक अगर आओ एकदम साइड में, तो यहाँ तक तो आपकी मिट्टी मिट्टी अच्छी खासी गीली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गीला है, फिर थोड़ा थोड़ा सूखी मिट्टी हो जाती है, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता मिट्टी, तो सूख जाती है। तो इसको बोलते हैं बांगर। बांगर मिट्टी खादर मिट्टी की अपेक्षा थोड़ा कम उपजाऊ होता है। उपजाऊ है लेकिन कम उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं इसमें, एकदम इजी है, एकदम इजी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं बच्चे। अभी हमने बताया बांगर में पानी नहीं पहुंच पाता, यह पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। अभी हमने यहाँ क्या बताया बच्चे? ये जलोढ़ मिट्टी है, यानी अवसाद से बना, तो नई मिट्टी है। अब जो इधर साइड में पहुंच गया बांगर, बांगर जो है ना वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, मतलब वहां पे पहुंच नहीं पा रहा पानी, सूखी मिट्टी हो गई, ठीक है।
तो क्या है बच्चे, वो कम उपजाऊ है बट कम उपजाऊ है। खादर नए जलोढ़ मिट्टी से बनी, हमने आपको बताया, और बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी से बनी है। खादर अधिक उपजाऊ होता बट बांगर कम उपजाऊ होता, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फसल जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा उगाई जाती है, सही बात एकदम, नदियों में रेत और अवसाद से बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। फसल इसमें हम क्या बो सकते हैं भाई, दलहन बो सकते हैं, खाद्यान्न फसल बो सकते हैं भाई। गन्ना, गन्ना बहुत पानी लेता है, बहुत ज्यादा, गन्ना उगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ये उत्तर के मैदान में यानी तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब आता है क्या, लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। बच्चे लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहते हैं यानी येलो मिट्टी भी कहते हैं। अब भैया क्यों कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, जब लाल मिट्टी में पानी मिलाते हैं तो ये रंग थोड़ा सा पीला हो जाता है। लाल मिट्टी में थोड़ा पानी मिला दो तो हल्का सा ये क्या पीला हो जाता है, इसी वजह से इसको कहते हैं पीली मिट्टी। कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं, पता एकदम इजी सा है। अब आगे देखो दूसरी चीज ये कि यह सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती, भारत में 18% एरिया में ये लाल मिट्टी यानी कि पीली मिट्टी पाई जाती है। अब भैया इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता कायांत्रिक यानी चट्टानों के टूटने की वजह से इसका निर्माण होता है। चट्टान जानते हो, चट्टान के टूटने की वजह से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका रंग। अब ये आएगा कि भैया ये लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि इसमें लॉ ऑक्साइड नाम की मात्रा अधिकता होती है, यानी लॉ ऑक्साइड अधिक की अधिकता होती, जिसकी वजह से ये रेड होती है। अब ये पाई कहाँ जाती है भैया, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि लाल मिट्टी लाल होती है, क्यों होती है लाल, तो भैया लाल मिट्टी लाल इसलिए होती है क्योंकि इसमें लॉ ऑक्साइड नाम की अधिकता ज्यादा होती है, इसके चक्कर में लाल होता है। ठीक है भाई, एक पाया कहाँ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भैया लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से लिखना है आपको, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस जगह पे आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। इसको आपको ट्रिक से याद कर, आपसे जो ट्रिक बन पाए आराम से एकदम आसान लैंग्वेज में आप ट्रिक बना लो। भैया इसमें फसल हम क्या बो सकते हैं, लाल मिट्टी में क्या बो सकते हैं भाई, इसमें हम दाल बो सकते हैं, गेहूं है, चावल है, तिलहन है। तंबाकू के लिए यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ये तो भैया खासियत किसका, ये तो लाल मिट्टी की खासियत है। आई होप आपको चीज एकदम समझ में आ रही होंगी। अब आता भैया काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बनती। भैया आप देखो जो ज्वालामुखी होती है ना, तो ज्वालामुखी का जो लावा होता है उससे बनता। अब देखो कैसा है, ज्वालामुखी के जो लावा के ज्वालामुखी के लावा से बेसाल्ट चट्टान बनी है। बेसाल्ट चट्टान, ज्वालामुखी के लावा जब ठंडी हो जाती है ना भाई, जब लावा गिरता है किनारे किनारे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो जब लावा ठंडी हो जाती है तब बनती है क्या, बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान दूरी तो बच्चे ये टूटी है, बेसाल्ट चट्टान टूटी तो या इनका अपक्षय, बच्चे अपक्षय मतलब भी होता है क्या, अपक्षय मतलब होता है टूटना। जब बेसाल्ट चट्टान टूटता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछेगा भैया काली मिट्टी कैसे बना है, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बना है। ज्वालामुखी के लावा से बेसाल्ट चट्टान बनी है। अब क्या भैया, बेसाल्ट चट्टान जब ज्वालामुखी की लावा ठंडी होती है तब क्या तब बनती है। अब क्या, बेसाल्ट चट्टान का जब अपक्षय होता नहीं, अपक्षय मतलब टूटती है, जब चट्टान टूटता है तो काली मिट्टी बनती, कुछ नहीं इसमें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये लिख के ले लो, ये आपके एग्जाम में पूछेगा, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में क्या, कि यह कपास के लिए पूछेगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ, क्या मतलब कौन सी मिट्टी अच्छी है, कहाँ वो पे इसका कैसे उगता है, कौन सी मिट्टी की जरूरत पड़ती है। बच्चे कपास के लिए क्या, कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, इतने नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी अगर आ जाए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी की
के लिए लाभदायक है भैया? काली मिट्टी। अगर ऑप्शन में काली मिट्टी ना आ जाए, कपासी मिट्टी आ जाए तो कपासी मिट्टी लिख देना। लावा मिट्टी आता है भैया, लावा से ही तो बनता है, लावा मिट्टी डाल देना। दूसरी चीज, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं बच्चे। काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी बहुत, मतलब एग्जाम में इसका इसका ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो रेगुर का और काली मिट्टी इन दोनों का ऑप्शन दिया रहता है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई एकदम एंजॉय करो। अब भैया क्या है, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय का मतलब राष्ट्रीय नहीं, जब देश की बात कर रहा है तो राष्ट्रीय होता है, जब देश से बाहर की बात करते हैं यानी इंटरनेशनल, यानी होता है क्या, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इसको कहते हैं चेरनोजम। क्या कहते हैं बच्चे? इसको चेरनोजम कहते हैं। अब पूछेगा भैया लाल मिट्टी लाल क्यों होती, तो पता चल गया लौह ऑक्साइड के कारण। लेकिन काली मिट्टी काला क्यों होता है? तो काली मिट्टी काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की अधिकता होती है, जिसकी वजह से काला होता है। ठीक है, अगर पूछ लेंगे भैया लाल मिट्टी लाल क्यों, तो लौह ऑक्साइड की वजह से लाल होता है। और अगर आपसे पूछ ले भैया काली मिट्टी काला है, काहे काला है ये, काहे नहीं है क्रीम पाउडर लगा गोरा हो जा रहा है, तो काला इसलिए है क्योंकि वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की मात्रा ज्यादा होती है, इसके चक्कर में ये काला होता है। कुछ नहीं, एकदम इजी, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन पूछ लेगा भैया काली मिट्टी, काली कपास के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ, कुछ नहीं करना, काली मिट्टी के कपास के लिए काली मिट्टी आ जाएगा ऑप्शन में, रेगुर मिट्टी आ जाए और कपासी मिट्टी आ जाए या लावा मिट्टी आ जाए, बात एक ही है। चाहे रिंकी पिंकी और अलका निधि सब एक ही का नाम है, ऐसे समझ लो। काली मिट्टी जब गीली हो जाती है तो भैया वो चिपचिपी भी हो जाती है। हाँ ये लिखा है, काली मिट्टी जब गीली हो जाती है तो चिपचिपी हो जाती है। ठीक भैया, काली मिट्टी गीली हुई तो चिपचिपी हो गई, और सूखने पर हार्ड या तो कठोर हो जाती है, ये भी एक ही चीज, हार्ड और कठोर एक ही चीज है। तब दरारें पड़ जाती हैं और खेती करने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन क्या है पता है, जब दरार पड़ जाती ना तो उसमें खेती यानी किसान अपनी खेती अपने आप कर लेते, मतलब अपने आप खेत जुत जाता है। ये लिखा है, दरार पड़ने के कारण खेत अपने आप जुत जाता है। इसमें बिना खाद डाले ही जुताई हो गई। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तंबाकू, मूंगफली, तिलहन, कपास, ये सारी चीजें हम उपजा सकते हैं, मतलब क्या उपजाऊ कर सकते हैं। भैया कपास के लिए ज्यादा, काली मिट्टी के लिए ज्यादा क्या, कपास के लिए ज्यादा मिट्टी, काली मिट्टी किसके लिए, ज्यादातर कपास के लिए है। ठीक, कुछ नहीं इसमें भाई, एकदम कह रहा है काली मिट्टी जब गीली हो जाती तो भैया चिपचिपी हो जाती, लेकिन जब यही काली मिट्टी चिपचिपी होने के बाद जब ये सूख जाती तो क्या होता है भैया, इसमें दरार पड़ जाती है और खेती करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब दरार पड़ जाती है ना तो इसमें स्वयं ही जुत जाती है, बिना खाद डाले ही जुताई हो जाती है। तम्बाकू, मूंगफली, तिलहन, कपास और कपास ये ज्यादा हमारा उपजाऊ है, कपास ज्यादातर इसमें वो उपजाते हैं। ठीक है, अब पूछेगा इसका मुख्य रूप से कि कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। भैया दक्षिण भारत में मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि गुजरात आ गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया आदि, इन सब जगह पे कपास की मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है। अब पूछे भैया किस चीज की अधिकता होती है इसमें? अब इसमें अधिकता क्या होता भैया, इसमें लोहा है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन सब चीजों की अधिकता ज्यादा होती है काली मिट्टी में। ठीक है, अब भारत की सभी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है बच्चे मरे हुए जीव से बनता है ह्यूमस। ह्यूमस किससे बनता है? ये मरे हुए जीव से बनता है। यानी भारत में सभी मिट्टी में क्या होता है भैया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, इन सभी की कमी होती है। अब आता है क्या, लैटेराइट मिट्टी। इसका प्रयोग क्या, इसका प्रयोग लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के काम पे आता है। ईंट मतलब आप जान रहे हो जो ईंटा होते हैं, घर वर बनते हैं, ईंटे की बात कर रहा है।
जहां पर ज्यादा गर्मी हो, ठीक, वहां का तापमान भी ज्यादा हो, और क्या गर्मी भी हो, साथ में साथ अधिक वर्षा भी होती हो, वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्षेत्र क्या, इनका एरिया क्या भाई, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, केरल हो गया और मेघालय। ठीक है, इन जगह पे पाई जाती। और तो और इसमें आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी अधिकता भी बहुत होती है। बहुत इजी लैंग्वेज, मतलब इजी है, अगर आपको पता है, इसको एक बार देखोगे ना, अपने हाथ से जब इसको लिखोगे ना, एकदम इजी लगने लगे, कुछ भी नहीं है बच्चे, जब एक बार लिखोगे ना तो ये रिपीट हो जाएगा। आता है क्या, मरुस्थलीय मिट्टी अथवा शुष्क मिट्टी। कम वर्षा वाले स्थान पर ये मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पे भैया बारिश और कम होता हो। इसमें बालू की भी अधिकता होती, कुछ नहीं है इसमें बालू की अधिकता होती। जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी सही है, कुछ नहीं इसमें रखा है, बहुत इजी है भाई। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं कल्लर, ऊसर भी कहते हैं, थूर भी कहते हैं और राकड़ भी कहते हैं, इन नाम से इसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में। क्वेश्चन अगर आएगा मरुस्थलीय मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टी को अन्य इस नाम से जानते हैं भैया, कल्लर हो गया, ठीक, ऊसर हो गया, थूर हो गया और राकड़, इन नामों से मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि शुष्क मिट्टी को हम जानते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें सरसों हो गया, मोटा अनाज हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब चीजें ज्यादा उगाई जाती हैं। स्थान आपसे पूछेगा पूछेगा, स्थान में आएगा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब। इतनी जगह पे क्या हमारा ये मिट्टी पाई जाती है। ये तो जरूर पूछेगा, कल्लर किसे कहते हैं, ऊसर, थूर और राकड़, इनका अन्य नाम बताओ। और किसी आए चाहे ना आए, लेकिन राकड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राकड़ के बारे में हमेशा पूछेंगे कि राकड़ का अन्य नाम क्या है, भैया मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। अगर पूछे मरुस्थलीय मिट्टी का अन्य नाम है क्या, भैया राकड़ बोलते हैं इसको। और अगर कहते राकड़ थूर, इसमें से अगर पूछे राकड़ का अन्य नाम क्या है, तो भैया थूर भी है, ऊसर भी, कल्लर भी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से ये पूछता है। अब आता है वन एवं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी, भाई इसको पर्वत में पाया जाता है। भारत की वन या पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। भारत के वन या पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है। अभी हम बताए जो जीव लोग मरमुरा जाते हैं उनकी वजह से होता है। क्या फसल, क्या भैया हम इसमें चाय बो सकते हैं, चाय बना सकते हैं, चाय फलों की खेती हो गया, सूखे मेवे की खेती हो गई, सिंचाई की सुविधा मिलने पर गेहूं, चावल और अच्छी अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है सामान्य मिट्टी का अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सामान्य मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो बस ये लिख दें 6, बस। अगर पूछेगा बांगर क्या है, खादर क्या है, दोनों में अंतर बताइए। अभी हमने आपको बताया कि बांगर क्या है, खादर क्या है। तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ वाला एरिया है भैया, खादर में हर साल वहां, मतलब जो बाढ़ वाला एरिया होता है वहां पर होता है क्या, खादर। और ये क्या है, जहाँ पे बाढ़ वाला एरिया ना हो, जहाँ पे बाढ़ का पानी या पानी ना पहुंच पाए, उसको बोलते हैं क्या, बिना बाढ़ वाला क्षेत्र यानी बांगर। और ये नई जलोढ़ मिट्टी से बनी है, लेकिन ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भैया इधर नदी बह रही है, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया खादर। अब इससे थोड़ा सा और आगे पहुंचो, जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता, यहाँ पे ये पुरानी जलोढ़ हो गई। अब ये पुरानी यहाँ से यहाँ पहुंच गई, भैया पुरानी हो गई, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बांगर। ठीक है, ये बांगर कम उपजाऊ है उपजाऊ बट कम है, इसकी तुलना में कम है। और इधर जो एकदम बगल में ये है खादर। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ वाली भूमि क्षेत्र है, भाई बिल्कुल सही बात है। यहाँ उपजाऊ मतलब होता है जहां पे आप अच्छी खासी खेती कर पाओ, वो है। इसमें क्या है,
सर्वाधिक उपजाऊ वाली भूमि क्षेत्र, कुछ भी आप बोलो। खेती सभी कर सकते हैं, हाँ भाई सभी खेती कर सकते हैं, कोई भी खेती कर सकते हो भाई। इसमें खादर में ऑलमोस्ट सारी खेती होती, लेकिन इसमें क्या है, खादर की अपेक्षा कम कर सकते हैं। खादर की अपेक्षा बांगर में थोड़ा कम उपजाऊ है बस, बाकी तो उपजाऊ है बट थोड़ा कम है क्योंकि पानी नहीं पहुंच पाता है। और जो मिट्टी ज्यादा पानी नहीं लेती है उसी के लिए बांगर उपजाऊ है, ज्यादा बेस्ट है। अब अगर पूछेगा मृदा अपरदन क्या होता है, भाई मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षय यानी टूटने के द्वारा होता। भैया हमने बताया अपक्षय मतलब होता है टूटना। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है भाई, चट्टानों के टूटने से होता है, कुछ नहीं है। मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है तो क्या हो गया, वो कहलाता है मृदा अपरदन। मिट्टी के कारण भूमि की उपजाऊपन कम हो जाता है। भाई जब मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है तो भूमि का उपजाऊपन कम होने लगता है। भाई इसमें क्या कुछ नहीं, जैसे होता है आप गंगा जी देख रहे हो, गंगा जी में जब बाढ़ आता है तो पानी खूब भर जाता है, लेकिन जब गंगा जी एकदम बह के चली जाती हैं तो क्या होता है आप देखते होगे ना, जब सूखा पड़ने लगता है आप देखते हो ना मिट्टी का कटाव होता है, कटी कटी थोड़ी सी रहती, उसी का बोलते हैं बच्चे मृदा अपरदन, यानी मिट्टी के कटाव से बह गई ना। और उड़ के, भाई मिट्टी भी उड़ उड़ के दूसरी जगह जाती है ना, तो वो भी भैया मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है, और तो और भाई मिट्टी की ऊपरी परत ही सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। ये मिट्टी है भाई ऊपरी वाला, यही तो उपजाऊ होगा कि नीचे वाला, तो ऊपरी परत ही उपजाऊ होता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आबादी के लिए, घर बनाने के लिए स्थान, चलो ठीक है भैया इतने सारे दुनिया में लोग हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, रहेंगे तो है ही ना, कहाँ रहेंगे भैया। अब उनके लिए क्या इमारत बना रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, तो भैया लकड़ी की भी तो जरूरत पड़ेगी, सोफा सेट चाहिए, कुर्सी चाहिए, अलमीरा चाहिए, दुनिया भर की चीज चाहिए भैया, संसाधन उनको चाहिए, तो कैसे होगा, लकड़ी से ही होता है, लकड़ी से प्राप्त करते हैं। अब क्या होगा भाई, उनका क्या है, मनुष्य लोग वन को काटना शुरू कर देते हैं भैया, जंगल काटने लगते हैं, पेड़ पौधे काटने लगते हैं। अत्यधिक वनों के कारण भी, वनों के कटाव के कारण भी, मतलब जो जंगल में लोग क्या कहते हैं पेड़ और काटते हैं ना, उसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है। अब कोई कंफ्यूजन, और तो और अत्यधिक पशुचारण, अगर हमें गाय भैंस ज्यादा क्या करें घास वास चल लेते हैं तो भी हो जाता है। पशुओं द्वारा अत्यधिक घास चर लेने के कारण भी मिट्टी का जड़ों के आवरण हट जाता है, जिसके कारण मृदा अपरदन हो जाता है। कुछ नहीं, एकदम सरल है, कुछ भी नहीं, एकदम इजी है। अब भैया मिट्टी यानी मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। क्या वृक्ष लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है भैया? अगर आप पेड़ काट रहे हो ना, तो एक पेड़ काट रहे हो तो 10 पेड़ लगा दो, मृदा अपरदन रोको। वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों को सीढ़ी नुमा बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वन क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र को जो सीढ़ी नुमा नहीं होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, उससे क्या होगा, क्या मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। खेतों की मेड़ ऊंचे बनाई जाती है भैया, जैसे बेटा खेत है, मान लो खेत है, ठीक है, खेत की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा मिट्टी से उठा देते हैं, गांव में आप देखते होगे, थोड़ा थोड़ा उठा देते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं मेड़, मिट्टी से बनती है मेड़। बांध बनाना, ऊपरी मिट्टी को नुकसान हो जाता है, जल की गिरावट में भी भैया मृदा अपरदन से क्या होता है, ऊपरी मिट्टी का नुकसान हो जाता है, बिल्कुल होता है भैया, ऊपर वाली तो ज्यादा उपजाऊ होता है। जल भी, जल की गुणवत्ता में भी गिरावट हो जाता है। कैसे भाई, जल की मान लो नदी बह रही है आराम से, और क्या होता है मिट्टी कट कट के उड़ उड़ के नदी में जा रही है, कहीं ना कहीं वो पानी तो दूषित हुआ है ना, वो कह रहा। दूसरी चीज, पौधों को क्या, पौधों को लाभ मिलेगा, नहीं, पौधों को भी नुकसान होता है। अब क्या है, भारत ने मिट्टी के अपरदन को और मिट्टी के स्थायी संरक्षण के लिए सन 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, तो भैया भारत ने मिट्टी के अपरदन को
मिट्टी के स्थायी संरक्षण को, इन सब को बचाने के लिए 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई कंफ्यूजन हो, एकदम इजी, कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, एकदम सरल सा तो है। बस क्या है, आपको एक बार पलट पलट के पढ़ना है। जब आप पढ़ लोगे तो ये ना एकदम हलवा लगने लगे, हलवा क्या, चटनी लगने लगेगी। तो बैठना, चटनी चाटना। भाई पूछेगा संसाधन क्या है, संसाधन क्या होता है? संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन ही होता है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं। भाई कुछ नहीं है, जिसे बनाने के लिए हमारे आसपास तकनीकी है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु क्या संसाधन ही है। हम ऐसे लिख रहे हैं, बोर्ड है, बोर्ड में ये पेन है, ये भी संसाधन है, बोर्ड है, आप पढ़ रहे हो, ये भी सब संसाधन में आता है। संसाधन के प्रकार क्या भैया? भाई जैव संसाधन होता है, ऐसा संसाधन जो जीवों से प्राप्त होता है वो जैव संसाधन कहलाता है। जैव यानी जीव, ऐसा संसाधन जो हमें जीव से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं क्या? जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत हो गया, प्राणी जगत हो गया, मछली जीवन हो गया, बच्चे मत्स्य हो गया। मत्स्य मतलब क्या होता है? मत्स्य मतलब होता है मछली। तो क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब होता है मछली। अब होता है, मछली से भी तो चीजें बनती ना, लोग मछली खाते हैं, मछली का तेल तक बनता है, सुअर का तक तेल बनता है, दुनिया भर की चीजें बनती हैं। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या? जैव संसाधन। वे संसाधन जो हमें जीवित चीजों से मिलता है जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब आता अजैव। अजैव का मतलब होता है जिसके अंदर जान ना, भैया जान ही ना हो, यानी कि निर्जीव वस्तु की बात करता है। जैसे कि चट्टान और धातु, क्या ये सांस लेते हैं? सांस थोड़ी ना लेते। जो सांस लेता है वो क्या होता है बच्चे? वो होते हैं सजीव। ठीक है, यानी वो किस में आता है? जो सांस लेता है वो सजीव होता है, यानी कि जैव संसाधन में आएगा। अब वो जो सांस ना लेता हो यानी अजैव, वो क्या होगा? निर्जीव। अब भैया चट्टान हो गया, धातु हो गया, क्या ये सांस लेते हैं? नहीं भैया, ये तो निर्जीव में आते हैं। ठीक है, अब आएगा क्या? समाप्ता के आधार पर। समाप्ता के आधार पर क्या? पहला तो हो गया भैया आपका नवीकरण संसाधन। नवीकरण का मतलब होता है वे संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से स्थापित करते हैं, अतः कभी 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 खत्म नहीं होते, या इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नव्य संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि। कह रहा है कि वे, नवीकरण का मतलब होता है कि वे संसाधन जो खत्म हो जाता है, वे संसाधन जो खत्म हो जाता है लेकिन हम उसको फिर से बना सकते हैं, वो आता है किसमें? नवीकरण में। ठीक है, खत्म हो जाता है उसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, वो आता है नवीकरण। जैसे एग्जांपल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वन वगैरह। अब आता अनवीकरण। ये कह रहा है कि वे संसाधन जो समाप्त होते हैं लेकिन, या वे संसाधन जिनका प्रयोग करने पर समाप्त होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, समाप्त हो गया। वे संसाधन मानव प्रतिक्रिया द्वारा समाप्त हो जाता। भैया मानव क्या करता है? यूज करता, और दोबारा उसको निर्माण करने में भैया लाखों करोड़ों वर्ष का भी समय लग सकता है या लगता है। जैसे कि क्या, हमारा पेट्रोलियम भाई बहुत समय लग गया, कोयला भी हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनको बनने में भैया लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये नहीं कि भी 2-3 महीने में बन जाए, ऐसा नहीं है। तो ये क्या होता है? अनवीकरण। नवीकरण का मतलब होता है जिसको हम मानव क्रिया के द्वारा क्या होता है, हमने यूज किया, खत्म हो गई, लेकिन मानव ने क्या किया? वापस उसको बना लिया। लेकिन अनवीकरण में मानव इतना उसको यूज कर डाला, वो चीजें खत्म हो गई, लेकिन उस चीज को मानव दोबारा बना नहीं सकता है। उसको बनाने, वो उसको बनने में क्या, जैसे पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस गैस हो गया, इनको बनने में लाखों साल लग जाता। अब एक आदमी बैठ के इसको, चलो 1 साल जिएगा क्या बनाने के लिए? उसके बस की बात ही नहीं है। अब कह रहा भैया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है स्वामी, यानी कि मालिक। भाई व्यक्तिगत होता है, सामुदायिक भी होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। स्वामित्व के आधार पर किसके बारे में कह रहे? संसाधन। स्वामित्व मतलब होता है स्वामी यानी कि मालिक।
व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। पहला आपका आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत में आता है आपका बाग हो गया, चारागाह हो गया, कुआं हो गया, जल हो गया, ये आता है किसमें? व्यक्तिगत। वे संसाधन जो निजी व्यक्ति के संसाधन को होते हैं भैया, उसको स्वामित्व कहते हैं। जैसा बच्चा होता है ना, मेरा कुआं है, जैसे कि हम आपको बताएं, मान के चलो बाग है, ये हमारा गांव, हमारा खेत, हमारा ये बाग है। इसके मालिक कौन है? इसके मालिक तो भैया अनुपमा मैम है, यानी हम है इसके मालिक। कौन है इसके मालिक? तो भैया हम हैं। तो क्या आता भैया, किसी एक व्यक्ति का ही तो है ना, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया भाई, ये हमारा हो गया, किसका? हमारा बाग हो गया। अब तुम आओ इसमें, रहो, खेलो, घूमो, टहलो, कोई दिक्कत नहीं। चारागाह हो गया, कुआं हो गया भैया, कुआं में कोई भी जाके पानी भर सकता है, ऐसा नहीं कि हमारे तुम केवल हम ही पानी भरे। व्यक्तिगत है, कोई भी आके पानी भरो, कोई भी आके टहल लो, घूम लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। हैंडपंप है, नल हैंडपंप है, जल अगर चाहिए, किसी को पानी चाहिए तो कोई भी आके ले लो, तो व्यक्तिगत हुआ। दूसरा होता है क्या? सामुदायिक, मतलब समुदाय या बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है ऐसा। इसमें क्या आता है? जैसे गांव में चरने वाली भूमि हो गई, ठीक है, शमशान भूमि हो गई, तालाब हो गया। सामुदायिक का मतलब होता है बच्चे, जिसे गांव सब समुदाय में यूज कर सके। भैया गांव में चरने वाली भूमि, ये हमारा खेत है, ये देखो, ये हरियाली है, ये भैया हम अपनी गाय लाके यहाँ पे छोड़ दिए। अब क्या है, गाय आ रही है, पेड़ पौधे खा रही है, घास चर रहे, कोई मना कर रहा? नहीं मना कर रहा भैया, कोई भी है। अब क्या है, हमारे ये तालाब है, ये तालाब क्या हमने बनाया? कि हमने नल छोड़ दिया भैया, तालाब बन गया, उसमें मछली तैर रही है? नहीं भैया। और शमशान भूमि है भैया, ये है शमशान भूमि, इसमें जब हम मरेंगे ना तो हमें गाड़े जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना है। क्या भैया, सामुदायिक है, जो भी मर रहा है भैया शमशान भूमि में ले जाके गाड़ दो। किसी का पर्टिकुलर नहीं कि हम अगर मरे तो हम ही गड़ेंगे, ऐसा सीन नहीं है इस पे। तो क्या हुआ बच्चे, ये हुआ सामुदायिक। अब आता है क्या बच्चे, राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिसमें देश की सरकार के अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है वे संसाधन जिसमें देश के सरकार के अधिकार होते हैं। हमारे गवर्नमेंट का अधिकार होता, हमारा नहीं होता, सरकार का रहता है। ठीक है, जैसे कि सरकारी जमीन हो गई, नहर हो गया, ठीक है, रेल हो गया, प्लेन हो गया, वन्य जीव हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, महासागरीय क्षेत्र हो गए, वहां पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपत्ति है। भैया हमने, मेरा मन कर रहा है कि हम अपने से ट्रेन बना ले और ट्रेन से आज हम यहाँ पढ़ाने आ जाए, ट्रेन से जाए हम स्कूल पढ़ा के आ जाए अपना खुद का ट्रेन चला के जाए, कहाँ भैया, पॉसिबल ही नहीं है। प्लेन है, हमारी खुद की प्लेन, अभी हम उड़ाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे अपने घर, वहां सीधा पहुंचेंगे अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहां से फिर में आ जाए। नहीं भैया, कहाँ, ये सब तो आता सरकारी, इतनी हमारे पास पावर नहीं है, ये सब सरकार की पावर है। सरकार की जमीन है, सरकार चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे एंटीना लगा दे, चाहे टावर लगा दे, सरकारी है ये। यानी कि राष्ट्रीय, जो राष्ट्र के बारे में बात करता है, जो जिसमें जिसमें अपने देश का अधिकार हो, उसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र का, और जो अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो देश से बाहर, देश से बाहर यानी इंटरनेशनल को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। ये समझ में आ गया, सरकारी जमीन, नहर, रेल, प्लेन, वन्य जीव, खनिज पदार्थ, महासागरीय वाले जो क्षेत्र है, उसमें क्या, उसे बोलते हैं वो सब राष्ट्र की संपत्ति है, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, कोई डाउट? अभी हमने जैसे आपको बताया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन जिसका अर्थ है जिसमें संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ कहाँ गया, इसका अर्थ है जिसमें संसाधनों का देश नहीं है।
ठीक है, बल्कि संपूर्ण देश का नियंत्रण है, जैसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। भैया ऐसा नहीं कि भारत का है तो सिर्फ भारत ही उसमें हस्तक्षेप करेगा, भारत ही कहेगा मेरा है मेरा, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि किसी एक देश का नहीं, जबकि पूरे संपूर्ण देश, पूरे विश्व का नियंत्रण रहता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहता है, कहलाता है, जिसमें सिर्फ हमारा भारत ना होके पूरे विश्व का, पूरे विश्व यानी अंतरराष्ट्रीय आ जाए या इंटरनेशनल आ जाए, वो जो संसाधन का यूज करते हैं उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कुछ नहीं, एकदम इजी है। भाई आप देखो, विकास के आधार पर संसाधन, ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपका संसाधन वाला चैप्टर है। अब पूछेगा विकास के आधार पर संसाधन क्या है। पहला है हमारा संभावी संसाधन, दूसरा है आपका विकसित संसाधन, तीसरा है क्या आपका भंडार, तीसरा है आपका भंडार संसाधन। अब देखो बच्चे, संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी संसाधन का मतलब होता है किसी भी देश में कुछ संसाधनों की संभावना है, अभी किसी भी देश में भी कुछ संसाधन की संभावना किया गया, बट अभी वो बना नहीं, अभी हमने केवल सोचा है, हमने विचारा है, तो क्या बच्चे वो क्या आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम हमारा क्या, जैसे अभी हमने सोचा है कि अच्छा भैया हम कभी भविष्य में एक स्कूल खोलेंगे, हमने केवल सोचा है, बट अभी हमने बनाया नहीं, बट हम भविष्य में कभी स्कूल बनाएंगे। वही कह रहा है किसी भी देश में कुछ संसाधन की संभावना है, लेकिन अभी वो बना नहीं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात उस संसाधन को हम बनाएंगे, भविष्य में बनाएंगे। हमें क्या अभी संभावी संसाधन, मतलब हमने क्या अभी संभावना किया है, संभावी में आता है। सुनो, संभावी संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जिनका हमने अभी संभावना किया, जिसके बारे में हमने अभी केवल सोचा है, लेकिन अभी हमने बनाया नहीं, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद हम क्या करेंगे, जो हमने सोचा है हम उसको बनाएंगे। तो आता है किसमें, संभावी संसाधन में। फिर आता है क्या आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है, किसी प्रदेश में मौजूद वे संसाधन जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। अच्छा, ये तो संभावी संसाधन के बारे में आया। अभी चलो अभी बताते हैं आपको। देखो, क्या किसी भी प्रदेश में संसाधन जिनका अभी भी उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन जिसका भी हमने सोचा लेकिन अभी प्रयोग नहीं किया गया। अब है क्या विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब क्या होता है, विकसित संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर चुके, जिनकी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी जिनके उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा, सब कुछ निर्धारित कर दिया गया, भैया वो विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण कर दिया गया, भैया जिनकी खोज कर ली गई है, उनकी यहाँ तक कि उनकी गुणवत्ता का, उनकी मात्रा का भी निर्धारण कर दिया गया है। क्या आता है बच्चे, वे विकसित संसाधन कहते हैं। कुछ नहीं, एकदम सीधा सा सरल सा है। फिर आता है आपका भंडार। ये बताया था ना, ये भंडार संसाधन। अब देखो, चलो भंडार में भी आपको बता दें। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण मनुष्य की पहुंच से बाहर है। ठीक है, जैसे पानी में दूध मिला दिया जाए तो पानी का पानी, दूध का दूध कैसे होगा। ये एग्जांपल हम हटा दे रहे हैं।
ठीक है, भंडार का मतलब पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव से मनुष्य की पहुंच से बाहर है, ये होता है आपका भंडार। अब देखो संसाधनों का विकास, ठीक, संसाधनों का विकास क्या होता है कि संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करते हैं, जिसकी वजह से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो जाता है। भैया संसाधन का इतना ज्यादा है नहीं भाई, लिमिटेड है। मानव जीवन पे बहुत लिमिटेड संसाधन है, तो जो आने वाली पीढ़ी इतना मिसयूज कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे पेट्रोल का हो गया, आप स्कूटी से जा रहे हो, ला भैया हम सब जगह घूम आए, कार घुमाए, लेकिन जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी ना, पता है क्या करेगी, सोचिए अच्छा भैया ये तो कभी पेट्रोल हुआ करता था क्या, अच्छा कुछ गाड़ी होती थी क्या जिससे यहाँ से वहां पहुंच जाते थे, पेट्रोल होता था क्या, डीजल होता था क्या, ये होता है। मतलब बहुत जो इंसान मानव जीवन किसी चीज का इतना अति कर देते हैं, संसाधनों किसी चीज का बहुत अति कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि बहुत सी चीजें, ये सारी चीजें बहुत लिमिटेड है, ज्यादा नहीं भैया, कुछ अपने पीढ़ी के लिए तो छोड़ दो, वो भी तो जाने कि हाँ पेट्रोल भी हुआ करता था। ठीक है, अब संसाधन के विकास, दो बार हो गया ये लाइन, संसाधन का विकास पूछेगा भैया सतत पोषणी विकास क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा सतत पोषणी विकास क्या होता है, तो सतत पोषणी विकास वह होता है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान विकास में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता पूरी करे। ठीक, सतत पोषणी विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, जो हमारे भविष्य है ना, भविष्य में पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति किया जा सकता है, ये आता है सतत पोषणी विकास। मतलब हमारी जो क्या है पर्यावरण, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए और हमारे पीढ़ी में जो लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। अब क्या सतत पोषणी विकास के आधार पर एक सम्मेलन होता है जिसे रियो डी जेनेरियो या तो जेनेरियो भी कहते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहा गया। सतत पोषणी विकास, ठीक है, इसको 1992 भी कहा जाता है। ब्राजील के शहर जेनेरियो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, रियो सम्मेलन क्या होता है बच्चे, संसाधनों का सही इस्तेमाल और सतत विकास के मुद्दों पर बातचीत करते, कहा ब्राजील में 1992 में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन होता है। इसके अंतर्गत कहते हैं भैया पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन की, जैविक विविधता पर जोर दिया गया। कहते हैं भैया सतत पोषणी विकास के मुद्दों पे बात करो, जो प्रकृति में जो चीजें बहुत लिमिटेड है, मानव लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। जैसे अगर पानी तो बहाए पड़े पानी, लाइट है तो लाइट खुला छोड़ के चल देते हैं, वही कह रहे हैं भैया चीजों को बहुत कम से कम यूज करो ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ बचा सके, पौधों को बिना नुकसान दो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्या इस्तेमाल करो, चीजों को बचाओ। ठीक है, इस सम्मेलन में सबसे अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया, भाग लिया का मतलब भाग लिया नहीं, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस सम्मेलन में 21 बातों की स्वीकृति जताई, जिसको एजेंडा 21 एजेंडा 21 किसे कहा गया, एग्जाम में अगर आ गया तो कुछ नहीं करना, सीधा लिखना, यहां से पूरा लिख देना भाई। इस सम्मेलन में सबसे अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया, इसमें 21 बातों की स्वीकृति जताई, इसी को बोलते एजेंडा 21। इसमें कुछ नहीं है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था वो देख लेना। सतत विकास और संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से करेगा, ये भी क्या, ये बोला गया किसमें, ये एजेंडा 21 में बोला गया है कि भैया जो चीजें संसाधन है ना उनको बहुत लिमिट तरीके से यूज करो, ये नहीं कि हमें सब कुछ मिला तो मिस यूज करें।
1991 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने नेताओं ने एजेंडा 21 को स्वीकार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी और रोगों से निपटारा पाना और पर्यावरण को क्षति से बचाना। ये एजेंडा 21 का लक्ष्य है। भू संसाधन क्या होता है बच्चे? भूमि ही महत्वपूर्ण संसाधन है कि नहीं? किसान क्या करेगा भैया? खेती कहाँ करेगा? भूमि में तो करेगा ना। तो भूमि ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर ही रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, कुछ नहीं है। इसका उपयोग मनुष्य कृषि कार्य के लिए करेगा भाई, सड़क बनाने के लिए करेगा, मकान बनाने के लिए करेगा, उद्योग के लिए करता है, व्यापार के लिए करता है, रेल के लिए करता है, मार्ग के निर्माण के लिए भैया भूमि का प्रयोग करते हैं। एकदम सरल। अभी देखो क्या है भैया, कृषि हो गया, कृषि, खनन, आवास, उद्योग, चारागाह, भूमि, ठीक है। ये सब कारण क्या? भू संसाधन का उपयोग हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं शुरू से ही। और क्या? मानव क्रिया जैसे वनोन्मूलन हो गया, पशु चारा, खनन, ये सब क्या? ये खनन में भी भूमि की निम्नीकरण में भूमिका निभाई है। निम्नीकरण मतलब निम्न है, बहुत थोड़ा सा है भूमि। संसाधन नियोजन। अब बच्चे क्या संसाधन नियोजन के बारे में देख लो, ठीक है। संसाधन नियोजन, संसाधन के नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पृथ्वी में संसाधन बहुत सीमित मात्रा में, अभी हमने आपको बताया बहुत कम है। बच्चे हमारी पीढ़ी जाने तो हम लोग को पेट्रोल यूज करें, पीढ़ी तो जान ही नहीं पा रही कि क्या है, ठीक है। उनके महत्वपूर्ण तरीके से संसाधन इस्तेमाल करना चाहिए। भैया जितनी जरूरत हो उतना ही संसाधन इस्तेमाल करो, ज्यादा करोगे कोई मतलब ही नहीं। भैया ज्यादा का इस्तेमाल किए तो देश इसका उत्तरदायी होगा। हमें अपने संसाधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीज का संरक्षण करना चाहिए। एकदम सरल है, कुछ नहीं है। अभी देखो इंपॉर्टेंट लाइन बता दे रहे, भारत में संसाधन नियोजन देश के विभिन्न प्रदेशों में क्या संसाधनों की पहचान करना चाहिए। भारत में संसाधन नियोजन देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की का पहचान करना चाहिए, उनकी तालिका बनाना चाहिए। जैसे ये तो ये होता बॉक्स हमने बना दिया, ये मान लिए कि ये है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, या आपका एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या आपका मान लो छत्तीसगढ़ हो गया। ट्रिक है, शॉर्टकट है, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक कह रहा है कि भैया इनकी तालिका बनाओ। ये हमने एक तालिका बनाया और इस कार्य में मानचित्र बनाओ। भैया हमने एक मानचित्र बना दिया। क्या बना दिया भैया? जैसे गुजरात है, गुजरात में भैया बहुत अच्छा है तो हमने एक मानचित्र बना लिया कि गुजरात में मान लो मसाले बहुत अच्छा होता है, तो हमने एक मानचित्र बना दिया। और कह रहा है संसाधनों की गुणवत्ता या मात्रात्मक का अनुमान लगाना चाहिए और उनका मापन करके संसाधन विकास योजना करना चाहिए। भैया ये शहर में फला फला हमारे पास संसाधन है, हमने एक मानचित्र बना लिया। दूसरा हमारे किस राज्य में, हमने उसकी तालिका बना ली, इनकी गुणवत्ता निर्धारित कर दी। भैया इसके उत्तर प्रदेश के माध्यम से, उत्तर प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश का जो संसाधन है, कुछ भी मान लो, मसाला ही मान लो, कुछ भी मान लो, वहां कितना अच्छा है आप उसको नोट करो, उसको तालिका बनाओ। ये सारी चीजें लिखा है, मापन करना, ठीक है। और क्या है? संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना है। चलो बच्चे ये रही आपका संसाधन का चैप्टर, अब यहाँ पे समाप्त। कुछ नहीं बच्चे, एक बार इसको रिवीजन करना है केवल। जैसे हमने लिखा है, हमने बताया, इसको अगर आप अपने हाथ से खुद की नोट्स बनाओगे, कॉपी में लिखोगे, आपको चीजें सीधा दिमाग में छपेगी। हमेशा मैं सारे बच्चों को एक ही चीज कहती हूँ कि अपने से अगर लिखोगे ना बच्चे, याद हो जाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि हम सीधा एग्जाम टाइम पढ़ेंगे, कौन लिखे बच्चे, कब आप वीडियो देखोगे? अब वहाँ वीडियो थोड़ी ना देखोगे, लेक्चर थोड़ी ना देखोगे, आपके पास लिखा रहेगा, ऐसे पलटोगे, देखोगे अच्छा भाई जलोढ़ मिट्टी पुरानी मिट्टी से बना है कि नई मिट्टी से बनेगा, बांगर क्या है, खादर क्या है, ये सब कहाँ लिखा रहेगा? आपकी कॉपी में लिखी रहेगी। फटाफट फटाफट पलटो, पढ़ लो, क्योंकि एक नहीं है ना, कई चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।